तो अभी मैंने पहले एक इंटरव्यू में एक मुझसे पूछा गया था कि जैसे क्राउड नहीं होगा, फैंस नहीं होंगे, तो मैंने उसमें भी बोला था कि यार फिर तो एक रूल आ जाना चाहिए कि बैट्समैन को खुद बॉल छक्का मारने के बाद खुद बॉल उठाना है। तो वो मीडिया में ऐसा आ गया कि यूसी ने आईसीसी को बोला है कि नया रूल लेके आओ कि मीडिया कि बैट्समैन छक्का मारे और बॉल खुद ही लेके आए। पर उनको ये नहीं पता, मैंने बोला था कि जब क्राउड नहीं होगा ESPN क्रिकइन्फो वन ऑन वन वर्क फ्रॉम होम एडिशन पे आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है युजवेंद्र चहल का मैं स्वागत करना चाहूंगा। यूजी, क्या हाल चाल? लॉकडाउन कैसे चल रहा है आपका? मैं बढ़िया रौनक भी, आप बताइए। बस लॉकडाउन जैसा चल रहा है जैसा आपका चल रहा है, कुछ है नहीं करने को, सिर्फ घर पे ही है। पहले कुछ हफ्तों में जब हम क्रिकेटर से बात करते थे तो एक एक इंटरेस्टिंग सा था, एक लॉकडाउन एक थोड़े एक्साइटमेंट के साथ कह रहे थे कि नहीं हम किचन में ये सीख रहे हैं या फिर हम ये नए स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। तो आपकी क्या स्टेट ऑफ माइंड रही है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, आई थिंक यू कैन से 2 वीक्स, कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करो, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, आपको घर में ही रहना है, जो भी करो आप घर में ही करो। तो फिर उसके बीच में फिर मैंने अपना थोड़ा सा रूटीन चेंज किया कि यार ये टाइम कैसे कटे। तो मैं पूरी रात जागता था, सुबह अपना वर्कआउट करता था, दिन में सोता था, शाम को 5-6 बजे उठता था। फिर कुछ टाइम के बाद, आई थिंक 1 महीने बाद वो चेंज हुआ। फिर मैं कभी भी 8 बजे कभी भी सो जाता था, मतलब रात को अगर 8 बजे और 7 बजे मैं सो जाता, फिर 3-4 बजे उठ जाता था। फिर उसके बाद फिर मैं अपना वर्कआउट करके ब्रेकफास्ट बना के फिर 3-4 घंटे सो लिया। अब वापस उसी रूटीन पे आ गया हूँ कि मैं पूरी रात जागता हूँ, सुबह फिर अपना रूटीन करता हूँ, अपना जो भी मेरा जिम वगैरह जो भी है मेरा वर्कआउट है, फिर करता हूँ, फिर 4-5 घंटे सोता हूँ, फिर लंच टाइम पे उठता हूँ। फिर उसके बाद अपना पबजी वगैरह जो भी टाइम पास, मूवी वगैरह देख लिया, या मेरे पेट से उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया। तो आपका फिटनेस कैसे चल रहा है? आप किस तरह फिटनेस पे अभी भी ध्यान रख रहे हो? नहीं, मेरा वो अच्छा चल रहा है, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 4-5 घंटे सोऊं, आई थिंक इनफ फॉर मी। पर वो क्योंकि पर मैं वही है कि मैंने दिन को रात बना लिया, रात को मैंने दिन बना लिया, बस यही फर्क है। तो सुबह मेरा एटलीस्ट ये है कि मैं करके तो मैं पूरा दिन में फ्री रहता हूँ, एक माइंड में वो चीज ही रहता है कि यार मुझे, क्योंकि अब ह्यूमिड काफी हो गया है, तो क्योंकि अगर इस टाइम अगर आप 5 और 6 o'clock यहाँ दिल्ली में सोचोगे, आप स्टेप आउट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि टेम्परेचर सीधा 46 और 47 हो गया है। तो उसमें फिर एक मन नहीं करता, क्योंकि सुबह एटलीस्ट ये है कि आप अपना लाउड म्यूजिक चला के और आप अपना वर्कआउट करके प्रॉपर तरीके से, अगर फिर कभी कभी मेरा मन करता है मैं अपना ट्रेडमिल पे रनिंग का होता है तो ट्रेडमिल कर लेता हूँ। तो आई थिंक ओवरऑल मैं एक सही चल रहा है। और मेरे को क्योंकि शाम को थोड़ा गर्मी ये रहता है कि फैमिली का टाइम बैठना है, पेट्स के साथ खेलना है, तो एटलीस्ट आपने एक सुबह एक चीज कर ली तो आप पूरा दिन फ्री हो, तो फिर एक वो बर्डन नहीं रहता माइंड पे। मैं कुछ ऐसा तो नहीं कहना चाहता कि दूसरे क्रिकेटर को ऑफेंस कोई ले ले, लेकिन आपको देखे कभी ऐसा लगता नहीं है कि आपको कभी कोई कह सकता है कि आप फिट नहीं लग रहे हो? क्योंकि आपकी मतलब स्ट्रक्चर वही ऐसा, कभी कभी मैं एक आध क्रिकेटर को देख लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि उनको देखे लगता है कि नहीं फिटनेस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अभी चेहरे पे दिखाई दे रहा है या फिर पेट पे दिखाई देता है। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको देखे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी? तो ये एक गिफ्ट होगी शायद ऊपर वाले ने दिया आपको कि हाँ, मैं सब भाई कुछ ये तो खाता हूँ, चल जाएगा। मानोगे नहीं, मैं घी वगैरह सब कुछ, मैं सब कुछ खाता हूँ। और ये स्टार्टिंग से ये कि मुझे फैट नहीं आता, हम्म, लेकिन वो मसल मास जो कहते हैं कि अंदर से यू फील स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब मैं भागता हूँ, चाहे हमारे योयो टेस्ट वगैरह जो 2K रन होते हैं, तो उसमें वो चीज दिखती है। और मैंने अपने जो फिजियो वगैरह उनसे ही बात की थी, उन्होंने बोला कि एटलीस्ट जब तक आप क्रिकेट खेल रहे हो एंड हम्म, यू आर फाइन विद दिस बॉडी, तो ज्यादा परेशानी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं मेरा थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो, या मैं थोड़ा सा रनिंग में स्लो हूँ, या मेरा बॉलिंग में वो चीज का इफेक्ट आए। क्योंकि फॉर मी, मैं जब तक ग्राउंड में फिट हूँ, उस हम्म। जो 80 यार्ड 90 यार्ड है उसमें मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो आई एम हैप्पी विद दैट। क्योंकि उसके बाद तो 6-7 साल के बाद तो आप कुछ भी करो, चाहे फैट आए, फिर कौन नोटिस करता है। ये जो आप एक पबजी सेंसेशन बन गए हो हाल ही में, उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं खेलता हूँ, तो मैं तो इलिटरेट हूँ इस पे। लेकिन जहां तक मैंने आपके इंस्टा पोस्ट वगैरह सब देखे, ऐसा लग रहा है कि आप अमंगस्ट ऑल द क्रिकेटर्स जो खेलते हैं, आप एकदम आगे हो, एकदम चैंपियन हो उसमें। नहीं, मैं खेलते हैं, क्योंकि ये गेम आई थिंक 2-2.5 साल पहले हमने स्टार्ट किया था। तो मेरे एक फ्रेंड उन्होंने बोला था पबजी, तो मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या बोला, कह रहे पबजी खेलते हैं, तो उस टाइम मैंने इग्नोर किया, क्योंकि फिर मैंने उसके बारे में पता है कि काफी एडिक्टेड है, कि आपको लगता है तो, पर आप अकेले रहते हैं। उस टाइम मैं एनसी में था, बैंगलोर में मेरी ट्रेनिंग के लिए। तो वापिस आना तो एक टाइम ऐसा था कि 2-3 घंटे, मतलब आप करो क्या, आप कितना नेटफ्लिक्स देखोगे, कितना मूवीज देखोगे। तो फिर मैंने वो चीज डाउनलोड की, तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। स्टार्टिंग मुझे पता नहीं था कैसे खेलना है, क्योंकि आई एम इनटू लाइक स्नाइपिंग गेम और समथिंग लाइक हम्म, फाइटिंग गेम्स। तो फिर वहां से जब मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे करके, क्योंकि उसमें जब फिर मैं अपने फ्रेंड का खेलना स्टार्ट किया, तो उसमें एक बेस्ट चीज है कि आप जब 4 के ग्रुप में खेलते हो, तो आप आपस में बात कर सकते हो, और आप चाहे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हो। तो आई थिंक वो मेरे को एक अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे वहां से स्टार्ट हुआ फिर खेलना। फिर आप मतलब हो गया कि आप ठीक ठाक अच्छा खेलने लग गया हो।
रात को कभी ऋषभ मिल जाता है, ऋषभ का खेलता हूँ, राहुल द्विवेदिया खेलता हूँ। राहुल द्विवेदिया तो मैं मोस्टली खेलता हूँ क्योंकि हमारा एक 4 का ग्रुप है कि हम 4 होंगे तो हम खेलेंगे, बाकी 5th को कभी ऐड कर लो। उस 5th में जो ऐड है वो अपना ऋषभ है। तो मतलब एक हो गया कि माही भाई के साथ मैं बहुत खेला टोल पे। माही भाई भी बहुत अच्छा खेलते हैं, किसी को ये चीज पता नहीं लगी, हमारे साथ खेलते हैं। तो हमारा क्रिकेट में एक बन गया था कि यार चलो आप मैच से आए, जैसे रात को जैसे ग्राउंड से आए, मैच खेल के आए, तो आधे घंटे बाद चलो 2-3 गेम पबजी के लगाते हैं। तो मतलब उस चीज में अब इंटरेस्ट हो गया। आई थिंक मैं कहता हूँ कि जो पबजी खेलते हैं, जो मतलब जैसे हम तो टाइम पास के लिए खेलते हैं, अगर पबजी हटा दिया जाए हमारी लाइफ से, तो वो 2-3 घंटे ना, मैं 4 घंटे इस लॉकडाउन में टाइम निकालना हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपके पास काफी ज्यादा स्किल्स है। एक तो पबजी की तो बात हमने की है, ऊपर से आपने चहल टीवी को एक तरह से एक सेंसेशन बना ही दिया है। और जब भी हम चहल टीवी देखते हैं एज अ व्यूअर, एज अ क्रिकेट लवर, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। लेकिन कभी कभी डर भी जाते हैं हम लोग कि अभी क्रिकेटर लोग इतने अच्छे इंटरव्यू करने लगे तो हमारा तो मतलब कोई काम धंधा कुछ होगा ही नहीं आगे जाके। तो इतने आप जरा क्रिकेटर वाली साइड पे रहना। लेकिन सीरियस नोट पे पूछना चाहूंगा कि आपको पसंद तो होगा ये, आई यू फॉन्ड ऑफ द कैमरा, कि इस तरह ये आइडिया शुरू कैसे हुआ सबसे पहले, और आपको पसंद है ये करना? ये जो स्टार्ट हुआ था, आपको याद हो, चेन्नई में वेस्ट इंडीज का लास्ट हाँ। T20 था, तो 1 रन चाहिए था 1 बॉल पे। तो पांडे ने जो बिल्कुल स्ट्रेट ड्राइव जो मारा था, वो फील्डर के हाथ से मिस हुआ था और वो हम मैच जीत के थे। तो हम हाँ, हाँ। सीरीज भी जीते। तो हम बस में जा रहे थे, मतलब ग्राउंड से होटल। तो जो हमारे मीडिया मैनेजर है, उन्होंने बोला कि यूजी, क्योंकि सारे आप सबसे बात कर लेते हो, तो आप कर लोगे ये? मैं कहा मैं कर लूंगा। तो वैसे ही मजाक में वो निकल गया कि हाँ भाई, चैनल टीवी पे आपका स्वागत है, ये करके वो एक वर्ड ऐसे ऑटोमेटिक निकल गया। तो उस एपिसोड के बाद तो लोगों का बीसीसीआई की साइट पे कमेंट आया, चैनल टीवी, वी लाइक चैनल टीवी करके। तो फिर जो हमारी मीडिया मैनेजर है, जो मीडिया लोग हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया इसे कर देते हैं। तो इसे कैसे करना है कि हर मैच के बाद जीते, या कुछ किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो उसके साथ एक सीरियस क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब कि आपको माइंड में क्या चल, एक दो, और थोड़ा सा फनी वे में भी हो जाए कि मतलब आपका 2.5-3 मिनट में आपका सब कुछ हो गया। तो उस चीज को भी बिल्कुल। मैंने एंजॉय किया। और मेरे टीममेट्स ऑब्वियसली मतलब उन्होंने काफी हेल्प किया, क्योंकि मैच के बाद, इतना थकने के बाद, आप सोचते मोस्टली हम इग्नोर ही करते हैं यार, बचते ही है कि नहीं जाना। और वो एक फनी भी होगा उससे कि आपको एक टीम का एटमोसफेयर भी पता लग जाता है। तो इसलिए फिर वो मेरी लाइफ का एक पार्ट बन गया कि यार मुझे वो करना है, चाहे मैं खेल रहा हूँ या नहीं खेल रहा हूँ। तो एटलीस्ट आई फॉर माय फैंस, क्योंकि लोगों को वो चीज भी दिखनी चाहिए कि हम क्रिकेटर क्या करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बिल्कुल। बेचारा वो लोग सिर्फ क्रिकेट ही देखे, एक फनी पार्ट जो होता है, जो आई थिंक बहुत ही लोग कम देख पाते हैं। तो बस वही एक था कि चलो अब कंटिन्यू हो गया, लोगों को पसंद आ रहा है तो वो करते हैं। ये पहले से आप में था कि यू डोंट माइंड बीइंग ऑन कैमरा, या ये इवॉल्व हुआ है थ्रू द टाइम दैट यू बीन इन द टीम? पहले मैं काफी शाय था, जब हम्म। 2014 तक आई एम वेरी शाय कि यार जैसे मीडिया आ गई, वो ठीक है, आप बोल सकते हो कैमरा वगैरह, काफी सारे लोग हुए, तो थोड़ा सा एक वो रहता था। जी। जब 2014 में जब मैं आरसीबी में आया, तो एक दो बार मैन ऑफ द मैच मिले, तो वहां से थोड़ा ओपन अप हुआ। फिर आई थिंक 2015 से एक मतलब मैं जो कैमरा शाय पर्सन से मैं टोटली अपोजिट हो गया। कि उस टाइम क्योंकि आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं आईपीएल में, यार आप जाओ, हम्म। हजारों लोग होते हैं और आप स्टेज पे से 3 लोग होंगे, आपको बात करना होता है। तो अब वो चीज मुझसे खुल गई कि यार अब मैं कर सकता हूँ। और मेरा एक बॉन्ड है लोगों के साथ, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं उनसे मस्ती भी करूंगा, पर मैं एक लाइन में लेके रखता हूँ, उस लाइन को कभी मैं क्रॉस नहीं करता। और वो बिल्कुल। मैं कभी मीन नहीं करता कि मैं कुछ बोलता हूँ, क्योंकि ये मेरा नेचर है ऐसा। तो उन लोगों को पसंद आता है कि यार ठीक है, मस्ती एक होता है ना टीम में, एक मस्ती वाला, यार ये सीरियस नहीं रह सकता। मैं सीरियस रहता हूँ, मैं जब वो मेरे बॉलिंग के टाइम होता है, ग्राउंड पे होता हूँ। और मुझे पता है कि यार इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, अब मैं ग्राउंड के बाद ये मेरी पर्सनल लाइफ है। और मैं नहीं चाहता कि यार मैं कि उसी बारे में सोचता रहूं। मैं सोचता हूँ कि मैच कभी खराब जाता है, आधा घंटा सोचता हूँ उसके बारे में, लेकिन मैं वो बंदा नहीं हूँ कि मैं उस गेम के बारे में 2 घंटे सोचूं या 3 घंटे सोचूं। तो क्योंकि ऑटोमेटिकली फिर मेरे को प्रेशर खुद ही आ जाता है। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है आपने कह दी। और ये आपने जिस तरह का, मुझे अच्छा लगा कि आपको खुद पता है कि क्या कंटेंट होना चाहिए या क्या एक लाइन होनी चाहिए। तो एक तरह से मैं तो कहता हूँ आप ही जो मीडिया ट्रेनिंग जिसे कहते हैं ना, आप ही करा दो, क्योंकि हमारे क्रिकेटर्स आपसे नेचुरली एक पकड़ ही सकते हैं। चलिए, अब कुछ क्रिकेट की बात हो जाए। आजकल ये बड़ा न्यूज में है कि जो बॉल कंडीशन और ये सलाइवा को बैन करके जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस की बात हो रही है, टू इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड जब क्रिकेट रिज्यूम होगा, तो सब फास्ट बॉलर से तो पूछ ही रहे, क्योंकि आई थिंक उनको ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन स्पिनर से कोई ज्यादा इस मामले में पूछता नहीं है। कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि भाई स्पिनर को जिस बॉल दे दो उनको डालना ही पड़ता है, तो उनसे ज्यादा कोई सवाल जवाब करता नहीं। लेकिन कोई आपके कुछ ओपिनियन, अगर आपको ऐसा कोई बॉल मिले जिसपे आर्टिफिशियल सब्सटेंस यूज किया जाए,
वैसलीन हो या जो भी और कोई भी एक चीज हो, तो कोई एक क्या अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ फर्क पड़ेगा बॉलिंग में? आई थिंक अभी वैसे कभी करा नहीं है, जी। बट जितना खेला है, अगर कुछ चीज नेचुरल होती है, स्लैब वगैरह हम लगाते थे, कुछ नेचुरल चीज लगाते तो उस पे एक ड्रिफ्ट वगैरह मिलता था स्पिनर को, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर में हमें चाहिए होता है, जैसे मीडियम पेसर को बाद में रिवर्स चाहिए होता है और स्टार्टिंग में स्विंग चाहिए होता है, अगर वो नहीं होगा तो बहुत ईजी होता है बैट्समैन में। ऐसे स्पिनर का होता है कि बॉल अगर निकले ना और ड्रिफ्ट ना हो तो फिर बैट्समैन के लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। तो अभी मैंने पहले एक इंटरव्यू में एक में से पूछा गया था कि जैसे क्राउड नहीं होगा, फैंस नहीं होंगे, तो मैंने उसमें भी बोला था कि यार फिर तो एक रूल आ जाना चाहिए कि बैट्समैन को खुद बॉल छक्का मारने के बाद खुद बॉल उठाना है। तो वो मीडिया में ऐसा आ गया कि यूसी ने आईसीसी को बोला है कि नया रूल लेके आओ कि मीडिया कि बैट्समैन छक्का मारे और बॉल खुद ही लेके आए। पर उनको ये नहीं पता, मैंने ये बोला था कि जब क्राउड नहीं होगा क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाए तो बॉलर ही फंसता है, दोनों तरफ से नई बॉल होती है, बिल्कुल क्राउड छोटे हो गए, विकेट अच्छी होती है, तो देखा जाए तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट हमारी तरफ ही होता है। अब अगर ये चीज हट गई तो थोड़ा सा और डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि जो एक नेचुरल अगर किसी का ड्रिफ्ट होता है नहीं हो रहा, वो चीज नहीं हो रही, तो अब वो ये कि अगर ये होता है, ये आपके लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बॉलर उनके लिए है, तो मेरा यही रहेगा कि मैं इससे जितनी जल्दी निकलूं कि मैं सोल्यूशन निकालूं जब भी मैं नेट पे बॉल करने जाऊं, तो मुझे वो चीज देखनी पड़ेगी कि यार मैं क्या सोल्यूशन आ सकता है इससे, या मैं कुछ और वो देखूं कि जिससे मेरे को ड्रिफ्ट वापस मिले जो मुझे पहले मिलता था। तो मुझे एक बात बताइए, मैंने आशीष नेहरा की भी कमेंट्स पढ़ी इस पे, उन्होंने कहा कि जो काम सलाइवा करता है बॉल पे और कोई आर्टिफिशियल सब्सटेंस नहीं कर पाएगा। तो ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। कुछ अब बाकी के जो फास्ट बॉलर्स है वर्ल्ड के कह रहे थे कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक कह नहीं पाएंगे क्या असर पड़ेगा, लेकिन सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं, लेकिन एज अ ले पर्सन मुझे एक बात बताइए कि जो स्पिनर का रोल क्या होता है टू इन टर्म्स ऑफ कीपिंग द कंडीशन ऑफ द बॉल? आई थिंक हम भी यूज करते हैं ताकि शाइन बनी रहे, मतलब अच्छा बॉल थोड़ा सा रहे, और बाद में जब जैसे हम 7 या 8 ओवर का स्पेल डालते हैं, अगर 2 स्पिनर होते हैं तो 7 या 8 ओवर स्पेल डालते हैं बीच में, बाद में फिर मीडियम पेसर आते हैं, या एक हैंड से स्पिनर डाल रहा है और एक हैंड से मीडियम पेसर डाल रहा है, तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे जो 25 ओवर्स का जो मेरे हाथ में अगर बॉल है, तो मैं उसे ऐसा रखूँ कि लास्ट में जब 40 ओवर के बाद मुश्किल से 2 ओवर ही स्पिनर डालते हैं, बाकी जो 8 ओवर है अगर उसमें बॉल अच्छा नहीं बना होगा, मैं अपनी जब मेरे हाथ में बॉल है मैं उस चीज को अच्छा नहीं बनाऊंगा, और वो मेरे लिए भी यूजफुल है क्योंकि मुझे भी ड्रिफ्ट चाहिए, मैं भी चाहता हूँ कि यार मीडियम पे से जब मुझे बॉल मिले, जब मैं उस स्पेल के बाद आए होंगे 10वें और 11वें बाद, तो बॉल एक अच्छी सिचुएशन में हो, ताकि हार्ड हो बॉल, क्योंकि बार होता है कि आपको स्लो विकेट मिलती है, अगर बॉल में जान ही नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल होगा वहां से बॉल निकलना। तो ये जो शाइन होता है या बॉल मेंटेन होता है, ये इन चीजों में बहुत हेल्प करता है। तो मेरा भी यही रहता है कुलदीप, हम ये जितने भी स्पिनर जड्डू पाए हम मेंटेन रखते हैं बॉल को बनाने में, ताकि क्योंकि इससे टीम गेम, मेरे को अकेले को 50 ओवर नहीं डालना है, उनको भी डालना है, और सेम वही लोग ये सोचते हैं कि हम भी थोड़ा बनाए क्योंकि स्पिनर आने वाले हैं, कि यार इस टाइम पे हम थोड़ा बॉल पुराना कर दें कि हम शाइन नहीं करते, ताकि हमारे स्पिनर्स को मदद मिले। तो हम इस तरह से प्लानिंग करते हैं। तो खासकर एक ओडीआई क्रिकेट की बात कर लेते हैं अभी, क्योंकि मुझे एक बहुत ही दिलचस्प लगा कि ओडीआई क्रिकेट में रिस्ट स्पिनर की जो रोल है वो बहुत ही जल्द मतलब इस तरफ उस तरफ जा रही है, क्योंकि लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद यही एक डिस्कशन था कि नहीं, इंडिया को रिस्ट स्पिनर की जरूरत है, और ओडीआई क्रिकेट ने भी देखा कि भाई फिंगर स्पिनर का जो यूज है वो या जो प्रभाव है वो कम पड़ता जा रहा है, तो रिस्ट स्पिनर्स विल बी मोर इफेक्टिव। T20 में वो अभी भी बरकरार है, लेकिन मैं आई थिंक लास्ट ईयर वर्ल्ड कप के बाद, माना कि इंग्लैंड में था और इंग्लैंड कंडीशंस में था, ऐसे फिर से लगने लगा है कि एक चैलेंज सा आ गया है रिस्ट स्पिनर्स को हाउ टू स्टे रेलेवेंट। पहले ऐसा था कि भाई युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव विल वॉक इन टू द 11 क्योंकि 2 रिस्ट स्पिनर हर कंडीशन में आपको खेलने ही है। अब वो चेंज थोड़ा बहुत हमने वर्ल्ड कप के थ्रू ही देखा कि भाई कभी कभी आपको सिंगल स्पिनर का रोल निभाना पड़ा। तो आपको क्या लगता है रिस्ट स्पिनर की अहमियत, रोल क्या है इन 50 ओवर क्रिकेट राइट नाउ? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने टीम का ही बता सकता हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे जड्डू पास जिस हिसाब से कर रहे हैं जी, और टीम को जो 7वें नंबर, क्योंकि हार्दिक उस टाइम नहीं था, तो 7 नंबर पे एक चाहिए होता था जड्डू पा, आई थिंक, और जिस हिसाब से वो एशिया कप से जो वो आए उन्होंने वहां परफॉर्म बिल्कुल किया, उसे कंटिन्यू देखें, तो एक रोल है कि आपको फील्डिंग भी करके देते हैं, आपको 7 नंबर पे बैटिंग भी करके देते हैं, और आपको एक ऐसा ऑलराउंडर है जो आपको 10 ओवर हमेशा देगा। आई थिंक 100 में से एक मैच उनका आएगा कि शायद उन्होंने 10 ओवर ना डाले हो, लेकिन 99% वो 10 ओवर आपको डाल के देंगे। और उस टाइम क्योंकि जो था, जब मैं और कुलदीप खेलते थे 7 नंबर पे हार्दिक होता था, जी, और अब जड्डूपा आने से क्या है कि आपके पास 8 नंबर पे आप जड्डूपा आ गए हैं, तो आपकी बैटिंग भी बढ़ गई है, आपकी बॉलिंग भी हो गई है, और जहां विकेट होती है, ऐसा नहीं है कि हम एशिया कप में हम तीनों साथ में खेले, बिल्कुल कई बार बीच में हम मैं और कुलदीप साथ में खेले,
जड्डूपा नहीं खेले, तो ऐसे करके जो टीम का आई थिंक जब हमारा कंडीशन था तो स्पेसिफिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कई आधे मैच मैं खेलता हूँ, कुलदीप खेलता है या जड्डूपा खेलते हैं। तो आई थिंक मैं इसमें पूरा क्रेडिट जड्डूपा को देना चाहूंगा, जिस हिसाब से उन्होंने कमबैक किया 2 साल के बाद या 1-1.5 साल के बाद उसका अपना जो चैंपियंस ट्रॉफी हुआ था, और जिस हिसाब से वो खेले तो हमें उस चीज को मिलता है देखने को कि बंदा 1 साल से बाहर था लेकिन वो वापस टीम में आया, कितना मेंटली स्ट्रांग है। और ऐसे अगर हम नहीं खेले तो पर एटलीस्ट वी आर इन 15, तो मैं अगर नहीं खेला तो मैं उस 4 में जो बैठा हूँ मैं कैसे टीम को हेल्प कर सकता हूँ। तो उसमें मेरे को चांस मिला मेरी फील्डिंग इंप्रूव करने का। आई थिंक माय हार्ड वर्क, माय कोचिंग स्टाफ लाइक श्रीधर सर, रवि सर, इन्होंने मुझे बोला, और मेरे सीनियर जो रोहित बेंदिया, मैंने प्रैक्टिस किया। और आई थिंक जो मैं एक फील्डर टीम में आया था, लेकिन अब मुझे टॉप 4 या 5 में से मुझे गिना जाता है कि हाँ ये फील्डिंग कर सकता है। अब ये होने लग गया कि 12th में कई बार अभी जो ऑस्ट्रेलिया आई थी, मैंने जो शिखी भी इंजर्ड हुए, मेरे को दोनों में भेजा गया कि नहीं आप जाओगे। तो आई थिंक वो मेरे को एक टाइम भी मिला मेरी फील्डिंग इंप्रूव करने का। और वही चीज है कि जो भी मैं अभी न्यूजीलैंड में खेला था, आई थिंक मैं 6 महीने तक कोई ओडीआई खेला नहीं था। जो लास्ट जो मैं खेला था वो वेस्ट इंडीज में खेला था, लेकिन मैं अपने आप को ऐसे बनाए रखा। वही चीज मैं जड्डूपा से सीखी कि इतने टाइम के बाद आना, तो आप चीजें सीखते हैं और टीम को आपको क्या जरूरत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल गेम नहीं है। ये गेम ऐसा है कि आपको आपकी एक गलती से पूरी टीम हार सकती है। तो जो भी मैनेजमेंट चाहती है, क्योंकि मैनेजमेंट ने हम लोगों को खिलाया, अब मैं और कुलदीप साथ में खेले, लेकिन अब उससे बेटर एक ऑप्शन मिल रहा है और एटलीस्ट हम खेल रहे हैं। ये नहीं है कि कोई बाहर हो गया या टीम से ही बाहर हो गया, तो हमें यूज हो रहा है। तो आई थिंक स्पिनर्स का जो डिपार्टमेंट हम तीनों ने, वो कोई खेलेगा नहीं खेलेगा, लेकिन आपको साथ ही देना होता है। तो वो चीज मैंने सीखी। और अगर टर्निंग विकेट है तो हम तीनों साथ में खेलते हैं, नहीं होता कई बार एक भी खेलता है। हमारे स्टूडियोज में अक्सर ये आपको शायद किसी ने बताया भी होगा, लेकिन स्टूडियो में ये एक रेगुलर डिस्कशन होता है। जब आपके और कुलदीप के नंबर्स हम देखते हैं तो आप दोनों साथ में खेलते हो तो आप दोनों के नंबर्स काफी इंप्रूव्ड है और परफॉर्मेंस और विन रिजल्ट भी इंडिया का ज्यादा है उसमें। लेकिन क्या आपको इस बात, सबसे पहले तो आपको क्या ये पता था? आई एम श्योर सम आइडिया तो यू मस्ट बी हैविंग। मेरा कुलदीप का पता है कि आई थिंक वी प्लेड 35 to 40 मैच टुगेदर एंड वी टुक सम 130 विकेट और समथिंग, ऐसा कुछ है। तो लेकिन बेसिकली आप दोनों का रिकॉर्ड इंप्रूव होता है जब आप साथ में खेलते हो। तो कभी कभी आपको लगता है कि भाई हम दोनों को साथ में ही खेलना चाहिए, माना कि कंडीशंस और टीम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन वो एक पर्सनली एक वो जाते हैं, एक्साइटिंग फीलिंग जाता है कि चलो हम दोनों साथ में, तो इसका एक आई थिंक जो मेरा दिमाग में कि आपके पास कोई भी सिचुएशन हो, चाहे मैं जड्डूपा के साथ खेलूं, मैं कुलदीप के साथ खेलूं, तो मेरा हमेशा ये रहता है कि मैं अपना माइंडसेट वैसे ही रखूं कि बस थोड़ा सा ये हो जाता है कि कुलदीप और यार को से रिस्ट स्पिनर तो थोड़ा वेरिएशन ज्यादा है। तो उसमें कई बार क्या होता है, गुगली, फ्लीपर एंड ऑल, कि दोनों तरफ से वो सेम चीज आ रही है। तो आई थिंक बैट्समैन ने, मैंने खुद देखा कि बैट्समैन ने, अगर मेरे को समझ में नहीं यार मेरा एक ओवर अच्छा है, 2 ओवर अच्छे गए, मुझे पता है वहां से कुछ ना कुछ होने वाला है। तो वो चीज आई थिंक मेरी कुलदीप के साथ ज्यादा रही है कि क्योंकि हम साथ खेले हैं, बचपन से साथ रहे हैं और दोनों एक रिस्ट स्पिनर है कि बैट्समैन सोचता है यार दोनों तरफ से गुगली, फ्लीपर वगैरह 3-4 वेरिएशन आने वाली है। तो क्या प्रेशर बढ़ जाता है जब आप सोल रिस्ट स्पिनर हो? क्योंकि जडेजा की जो रोल है वो हमें पता है कि बतौर ऑलराउंडर है, कभी कभी वो शायद 10 ओवर ना भी डाले, बट यू नो हिज रोल इज डिफरेंट। दूसरी तरफ अगर कुलदीप और आप साथ में खेल रहे हो तो 2 रिस्ट स्पिनर जाते हैं, लेकिन और अगर मानो कि आप अकेले खेल रहे हो तो एक डिफरेंट प्रेशर होता है, और आप कुलदीप के साथ खेल रहे हो तो शायद वो प्रेशर थोड़ा कम पड़ जाता है। आई थिंक प्रेशर तो जब आप इंडिया के लिए खेलते हो आई थिंक सेम ही रहता है। वो तो क्योंकि कभी मैंने इतना देखा नहीं कि यार मैं अगर अकेला खेल रहा हूँ कि ऑब्वियसली थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक अकेले स्पिनर हो और कैप्टन के लिए कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो 10 ओवर कैसे यूज किए जाए। जब 2 होते हैं तो आपका 20 ओवर होते हैं, तो थोड़ा सा कैप्टन की तरफ से इजी हो जाता है यार कि मेरे को बीच में पार्ट टाइमर डालना नहीं पड़ेगा कि अगर विकेट गिरा, बॉल टर्न हो रहा है, तो आपके पास एक और बंदा बैठा है जिसके 10 ओवर पड़े हैं। तो आई थिंक 2 में थोड़ा सा इजी भी हो जाता है कि दोनों तरफ से थोड़ा गेम थोड़ा फास्ट भी हो जाता है। और मिडिल ओवर में आई थिंक अगर जहाँ थोड़ा टर्न मिल रहा है तो वहां फिर थोड़ा स्पिनर को खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मिडिल ओवर में हमारा हमेशा यही रहे कि हम विकेट के लिए जाएं। कभी हमें जो विराट भैया या मैनेजमेंट से हमेशा जो भी आया है, चाहे मैं रोहित भैया के अंडर खेला, तो आई थिंक दे नीड विकेट फ्रॉम अस। तो वही एक हमें बनाता है यार, मुझे पता है यार 10 में अगर 70 भी लग गए, लेकिन वहां मैंने मिडिल ओवर में 3 आउट कर दिए, तो ऑब्वियसली वो टीम को फायदा ही होगा। चलिए थोड़ी एक T20 की बात हो जाए। और जब भी हम युजवेंद्र चहल का नाम लेते हैं, अगर T20 की बात करें, आईपीएल की बात करें, तो आंख बंद करेंगे तो सिर्फ आपका आरसीबी जर्सी नजर आएगा, क्योंकि काफी ऐसे फैंस होंगे जिन्होंने आपको मतलब एक आरसीबी के
टॉप प्लेयर की तरह से ही देखा होगा, लेकिन शायद द ओल्डर फैंस या तो उनको पता होगा कि आपने तो पहले मुंबई इंडियंस के लिए भी खेला है और आरसीबी के खिलाफ आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया चैंपियंस लीग, जो अभी चल नहीं रहा है चैंपियंस लीग T20, लेकिन फाइनल में आपने काफी अच्छा परफॉर्मेंस उसमें भी दिया था। और आपने पहले मैंने पढ़ा है कि आपने पहले कभी कहा था कि जब आप आरसीबी गए तो वो एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मुझे वो मुंबई इंडियंस फेज के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो आपके एक तरह से नर्चरिंग ईयर्स थे इन T20 क्रिकेट। हरभजन सिंह खेल रहे थे और 2011 में मैं एंटर हुआ था, तो उस टाइम स्पिनर थे वहाँ पे ओझा भैया और भज्जीपा जी और मैं। और फिर आई थिंक चैंपियंस लीग के सामने वी जस्ट हैव ओनली 13 प्लेयर्स, बाकी सब इंजर्ड हो गए थे। हाँ तो आई थिंक मेरे पास भज्जीपा के साथ मुझे ये चांस था कि हाँ वहाँ पे मैं खेलूंगा। तो भज्जीपा ने उस टाइम मेरे को काफी सपोर्ट किया, क्योंकि उससे पहले मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि इस लेवल पे खेलने का, और थोड़ा प्रेशर था। लेकिन जब वो पहला ओवर डाला तो फिर सब निकल गया। तो फिर तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि सब थोड़ा माइंड का ही गेम है। अगर आप इन चीजों के बारे में सोचोगे तो ये चीज आएगी, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर मानते हो तो ये प्रेशर वगैरह कुछ नहीं है। तो फिर वहां पे बच्चूपा ने काफी हेल्प की, ओझा भैया ने काफी हेल्प करी। फिर 2013 में, क्योंकि आप वानखेड़े में 3 स्पिनर नहीं खिला सकते, और उस टाइम जो आपके जो लेजेंड स्पिनर थे ओजी भैया और बच्चीपा, और वो बहुत अच्छा कर रहे थे। ये तो है नहीं कि आप बोलो नहीं मैं थर्ड स्पिनर तो मुझे भी खेलना चाहिए। लेकिन बाहर रह के जो मैंने उनके अंडर सीखा, जो नेट्स में हमने सीखा, वो एक्सपीरियंस मुझे मिलता गया कि हाँ जब भी मुझे चांस मिलेगा खेलने का, मैं उस टाइम अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। इस बेटर की मैं सोचूं यार मुझे नहीं खिला रहे, मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। एटलीस्ट मैंने अपने आप को माइंड ये बनाया, एटलीस्ट मैं इस टीम में हूँ, इस आईपीएल में हूँ। बिल्कुल। मैंने उनके बारे में सोचा जो बेचारे नहीं हो पाए। एटलीस्ट मैं यहाँ पे हूँ तो मैं 1.5 महीना अगर खेल भी ना तो इसको कैसे यूटिलाइज करूँ, मेरी बॉलिंग पे कैसे करूँ। फिर 2013 में 24 अप्रैल को मैं आईपीएल का डेब्यू किया मैंने एमआई से। सचिन सर का बर्थडे था और उस टाइम ही रोहित भैया कप्तान बने थे। तो रोहित भैया ने मुझे बोला था कि यूजी तू खेल रहा है, मतलब भैया ऑलरेडी वी हैव 2 स्पिनर्स। कह रहे आई एम द कैप्टन, नाउ यू आर प्लेइंग। क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिस मैचेस वगैरह या जो मेरा चैंपियंस लीग गया था काफी अच्छा गया, तो उनको एक ट्रस्ट था, हर एक को ट्रस्ट है कि जब भी अगर कुछ मौका मिले तो हम इसे खिलाएंगे। फिर उसके बाद जब वो मैच खेला, फिर उसके बाद फिर वानखेड़े आया, मैं नहीं खेला। फिर मुझे हैदराबाद खेलना था। उसी पीरियड में फिर मुझे इंजरी हुआ, मुझे फ्रैक्चर हुआ, मेरा सर्जरी हुआ, तो मैं उसमें फिर बाहर हो गया। और क्योंकि पहला था तो मेरा थोड़ा दिमाग में था कि नहीं करके, फिर लेकिन जब मैं ऑप्शन में मुझे आरसीबी ने लिया, तो वहाँ पे जगाती भैया भी थे जो इतने सालों से खेल रहे थे, 11 मतलब 7-8 साल से ऑलरेडी, 3 साल से ऑलरेडी सीएसके से थे। मुरली सर थे जो लेजेंडरी स्पिनर है। तो वहां मुझे पता नहीं था कि मैं पहला मैच खेलूंगा, पर दुबई में हमारे प्रैक्टिस मैचेस में मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। डैन सर ने ट्रस्ट किया, विराट भैया ने ट्रस्ट किया। फिर मैं दिल्ली के अगेंस्ट खेला और पहले ही मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला। तो वहां से एक बूस्टअप हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ, मेरा बहुत अच्छा गया आईपीएल। आई थिंक 2014, 2015, 2016 मेरे काफी अच्छे गए। 2015 में आई गॉट 23 विकेट्स। उसमें भी मुझे बीच में 5वें मैच में फ्रैक्चर हो गया था, उंगली टूट गई थी मेरी, पर मैंने किसी को बताया नहीं। और आई स्पोक टू माय फिजियो, उन्होंने बोला यूजी कैन यू प्ले, मैं कहा आई डोंट वांट एनी एक्सरे और समथिंग, देन तो यू ऑफिशियली आउट। तो फिर मैंने बोला मैं कि नहीं मैं खेलूंगा, जस्ट गिव मी 1 मैच ब्रेक। तो दिल्ली वाला मैच में खेला नहीं, तो मुझे, और उसके बाद जयपुर वाले मैच, राजस्थानी मैच में बेंगलोर में बारिश हो गया, तो मुझे 1 वीक मिल गया। वो फ्रैक्चर तो था ही, तो लेकिन मेरे को ये लिया, तो आई वाज टेकिंग इन एवरी मैच 2-3 पेन किलर्स। और उस साल मैं थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बना आईपीएल का। तो मेरे एक माइंड में हुआ कि हाँ मेरे को अगर वापस अगर फ्रैक्चर होता है तो मैं ये चीज माइंड में रख सकता हूँ। तो मेरे उस टाइम मेरे को मेंटली स्ट्रांग बनाया कि नहीं, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम के बाद चांस मिला। मैं खेला नहीं था, तो मेरे को वो चांस किसी और को नहीं देना था। और वो मेरा 5 मैचों में मुझे 10 विकेट मिल चुका था और मेरा सीरीज अच्छा जा रहा था, और मैं नहीं चाहता था कि मैं अगर निकलूं तो मेरी टीम भी थोड़ी लेट डाउन हो जाए। तो मेरे को लगा कि मैं ये पेन ले सकता हूँ। तो मैं जो 8-10 मैच जो खेला, वो पूरा मैं फ्रैक्चर फिंगर से खेला। ये यू कैन सी दिस फिंगर इवन कांट बेंड। नो ये आपने, आई लाइक कि आपने एकदम डिटेल में मुझे ये स्टोरी बताई कि किस तरह ये जो आपकी एक्सपीरियंस है वो मेंटल टफनेस में ही आपको ज्यादा मदद किया है इसने। क्योंकि अगर आप चिन्नस्वामी स्टेडियम में ज्यादा बॉलिंग कर रहे हो, जो आप हर साल कर रहे हो, मैं आई नो कि आपको ये कई बार ये सवाल पूछा गया है। हम जब भी स्टूडियो में बैठ के आरसीबी के बारे में मैच, और इतनी अच्छी फॉलोइंग होती है आरसीबी की, लेकिन रिजल्ट्स हैव नॉट ऑलवेज गॉन देयर वे। तो हम यही एक बात करते हैं कि भाई बॉलिंग इज द इशू। और डैन विटोरिया हमारे साथ कितनी बार स्टूडियो में रह के कह चुके हैं कि भाई हमें पता है इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्लेस टू बॉल। और तब भी जब आप युजवेंद्र चहल की बात करो तो
एक तरह से कह सकते हैं, चलो कोहली, गेल, डिविलियर्स, इतने सारे बड़े बड़े बैट्समैन टीम में रहे, लेकिन अगर आप बॉलर का नाम ले तो सबसे पहले जो बॉलर का नाम 11 में जाएगा वो आपका होगा। तो एक तरह से हैज इट बिन एन एंजॉयबल चैलेंज? माना कि एक डिफिकल्ट चैलेंज है, हम लोग तो बाहर से देखते हैं, और आप शायद किसी स्पिनर को पूछो कि आपको कौन से ग्राउंड में आईपीएल खेलना है, वो शायद कहेगा नहीं कि मुझे चिन्नस्वामी में खेलना है। तो क्या आप एक तरह से वो चैलेंज रिलीज करते हो कि चूंकि इतनी मेंटल टफनेस आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है कि यू डोंट माइंड द बिगर चैलेंज, कि आप ऐसे ग्राउंड में खेल रहे हो जहाँ डेथ नेल माना जाता है बॉलर्स के लिए? आई थिंक ये चीज मैंने भज्जीपा से सीखा, क्योंकि भज्जीपा जो वानखेड़े में खेले हैं और मैंने उनसे चीज में बात भी किया था, क्योंकि उनका आई थिंक वो भी अंडर 7 है वानखेड़े में, और वानखेड़े भी लाइक बैंगलोर कि वहां भी अगर ड्यू आता है और इट्स वेरी हार्ड ग्राउंड टू बॉल। तो जिस टाइम, क्योंकि मैं एमआई से आया था और भज्जीपा से मैं कनेक्शन था, उस टाइम भज्जीपा से बात हुआ, बीच में मेरा भज्जीपा से बात होता रहता है, तो उन्होंने बोला जो आपकी स्किल है ना आप उसे मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपको जो छक्का लगेगा ना वो छक्का बाउंड्री से बहुत ही रेयर चांस होगा कि रॉक के इधर गिर गया, अदरवाइज जो छक्का लगता है आपको स्टैंड में ही लगता है। और जो बैंगलोर में आपको छक्का लगेगा वो इतना छक्का लगेगा कि वो चाहे आप किसी भी ग्राउंड में खेलो बहुत ही रेयर चांस होगा कि आप वहां पे आउट हो जाए। तो वहां से फिर डैन विटोरी सर ने मुझे बोला लिसन आफ्टर दुबई, पहला हाफ दुबई में था, तो दुबई में उन्होंने जब हम आए तो उन्होंने बोला यू सी दिस इज द ग्राउंड, डोंट वरी अबाउट द बाउंड्रीज। अगर 4 ओवर में तो 27 रन देता और कोई विकेट नहीं होती आई एम हैप्पी, लेकिन वो 4 ओवर्स में जब 30 रन हो जाए तो आई नीड 1 विकेट, 4 ओवर 35 हो जाए तो आई नीड 2 विकेट्स, लेकिन जब वो 4 ओवर 40 होता है आई नीड 3 विकेट्स, तभी मैं इक्वल होगा हर चीज। तो वहां से मेरे को लगा कि यार जब इनको ही, जब मेरे कोच बोल रहे हैं, मेरे कैप्टन बोल रहे हैं कि खुल के डालो और कोई प्रेशर नहीं है, और क्योंकि मैंने एक सीजन 2015 में आई थिंक मेरा इकोनॉमी 7.5 का ही है, लेकिन उस सीजन मैंने 28 छक्के खाए हैं पूरे आईपीएल में, सबसे हाईएस्ट मेरे ही थे। क्योंकि अगर मैं किसी को बोलूं बैंगलोर में मुझे 3 चौके मारने 3 बॉल पे, नहीं मार पाएगा, आप कोई भी बैट्समैन ला दो मुझे वर्ल्ड का, वो नहीं मार पाएगा। 3 छक्के वहां मारना इजी है, चौके नहीं है, लेकिन मुझे वहां पे छक्के मैं कैसे खा रहा हूँ वो मुझे पता होना चाहिए। अगर वहां पे छक्के रॉप के आसपास ही गिर रहे हैं लाइक बिल्कुल इतना, पर मुझे पता है कि ये अच्छी बॉल है, बड़े ग्राउंड में ये आउट है, सिर्फ इसी ग्राउंड में ये आपको छक्का मिलेगा। 2015 में रैना भैया ने मुझे 3 छक्के मारे थे, पहली बार मुझे 3 छक्के लगे थे ऐसे 3 बॉलों पे। तो एबी सर आए थे लाइक इट्स ओके यू ऑलरेडी प्लेड इन दिस ग्राउंड सो डोंट वरी। तो 4th बॉल पे रैना भैया आउट भी हो गए थे। तो मेरा हमेशा ये रहा कि जो मेरी स्किल्स है, जो मेरी आर्ट है, मैं उसको ना छोड़ूं, क्योंकि मेरी आर्ट है पेस वेरी करना, फ्लाइट में आउट करना। तो आई थिंक वो मुझे, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, काफी स्पिनर मैंने देखे हैं चिन्नास्वामी में, पूरा उनका एक्शन से लेके उनकी बॉलिंग भी चेंज हो जाती है, बिल्कुल। तो आई कैन सी दैट फियर। तो मैं वो बोल सकता हूँ मेरे बैट्समैन जो जाने वाले हैं, ब्रो ये डर रहा है बॉल डालते हुए यहाँ पे, तो हम इसको अटैक कर सकते हैं। अब मुझे पता है यार 6 छक्के लगने हैं एक ओवर में, 7वां तो लगना नहीं है अगर मैं 9 ओवर ना डालूं तो मैं उस चीज को एंजॉय करता हूँ। अभी यूपा ने मेरे को 3 छक्के मारे थे, मुझे याद है। मेरे माइंड में ये था यार, मेरे को सीधा जो आया कि यार 6 छक्के अगर लग गए तो एटलीस्ट नाम तो होगा तेरा, कि तू याद तो रखा जाएगा, चाहे उल्टे वे में रखा जाए, एटलीस्ट 6 छक्के खाए हैं भाई। तो मेरे को ये था, लेकिन वो पहले 3 छक्के, 2 छक्के जो मैंने खाए वो गंदी बॉलों पे खाए, लेकिन तीसरा उन्होंने अच्छा मारा। मैं कहा ठीक है आज लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, कि जब अच्छी बॉल पे लगते हैं तो आपको पता होता है यार कहीं भी फेंक लो। तो मेरा ये था कि यार मैं चौथी बॉल जो डालूंगा मैं आउट करने के लिए जाऊंगा, छक्का लेके चाहे कुछ भी हो। फिर यूवी पाउस पे आउट हो गए थे बिल्कुल। और वो फिर मेरे को उसी में 4 विकेटें मिल गई, तो वही 4 ओवर में समथिंग 38 रन देके 4 विकेटें मिल गई, तो वो एक चीज कवर हो गया, तो मैं आई वाज हैप्पी। तो मेरा माइंड यही रहता है कि यार मैं विकेट के लिए जाऊं, रन तो वैसे ही लगने हैं। ये पूछना चाहूंगा मैं कि आपको क्या लगता है कि आपका जो रोल है हर साल आईपीएल में मुश्किल होता जा रहा है एज द फ्रंटलाइन लेग स्पिनर फॉर आरसीबी, और कई बार हर साल आपके पास अलग अलग बॉलर्स है, नए बॉलर्स है, कई साल पे कुछ ऐसे बॉलर्स है जो डेथ में स्पेशलिस्ट हो या फिर अगले साल डेथ में स्पेशलिस्ट ना हो, तो आपका रोल चेंज हो जाता है, आपको शायद क्लोजर टू द क्लोजिंग स्टेजेस डालना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि आपका रोल जो वेरी होता जा रहा है वो और भी चैलेंजिंग या डिफिकल्ट होता है आईपीएल? आई थिंक मैं इतने मैचेस खेल चुका हूँ, आई थिंक 83 मैच 84 आईपीएल के हो गए हैं टोटल, 92 93 मैचेस आपके मेरे इंडिया के हो गए हैं। तो आई थिंक अब मैं वो एक्सक्यूज नहीं दे सकता यार, नहीं मैं अब मैं प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता। तो आई थिंक मैं उस चीज के बारे में सोचता नहीं हूँ, चाहे मेरा फर्स्ट ओवर हो, चाहे मैं सेकंड ओवर डालूं, चाहे 20 ओवर डालूं, मैं अपने आप को रेडी रखता हूँ कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ, और फील आउट एनी डाउट, क्योंकि अगर वो चीज मुझ पे आ गई देन आई एम नॉट एबल टू बॉल प्रॉपर्ली लाइक द वे आई बॉल। तो आई थिंक इतना खेलने के बाद अगर कोई बोले यार
प्रेशर ओबियसली होता है, वो हर चीज पे आता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ यार मुझे कहीं लगे शिट यार मेरे को चौथा ओवर डालूंगा मैं 18-19 में, अगर उसमें रन लग गए तो ये मेरी जॉब है, आई एम अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। मैं जो उस ग्राउंड पे उतरता हूँ, मुझे कैप्टन चाहे पहले पावर प्ले में 3 ओवर करा दे, इट्स माय जॉब। और आई थिंक मेरे को वहां से वो चीज कर करके जो विराट भैया ने मुझे करवाया है आईपीएल में, कि तू पहला ओवर डालेगा, तीसरा ओवर डालेगा, छठा, 18, 20, उस चीज ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है, क्योंकि वो चीज मैं कर चुका हूँ। सडनली अगर मैं जो चीज मैंने करी, मैंने कभी, अगर मेरे को कोई बोले यूजी तेरे को ओपन करनी है आज, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं है। लेकिन ये चीज मैं करता आया हूँ और बचपन से करता आया हूँ, कि मैं अपने क्लब क्रिकेट खेलता था, वहां पे मैं ऐसी इस तरीके में बॉल डालता था, तो वो चीज मैं कर चुका हूँ। वो चीज फिर मेरे को विराट भैया ने वहां पे दी और मेरे को और कॉन्फिडेंस मिला। वही चीज मैंने इंडिया के लिए भी करी है, और आई थिंक ये चीज मेरे को धीरे धीरे और मैच्योर बनाती है। ये चीज मैं बता सकता हूँ जो भी नए हमारे साल में आए या 1-2 साल से खेल रहे हैं, तो वो चीज उनसे शेयर कर सकता हूँ ये अपने एक्सपीरियंस से, कि यार से कुछ नहीं होता, और आपको बल्कि मैं तो कहता हूँ कि उस टाइम बल्कि ज्यादा चांसेस आपको विकेट मिलने के। तो चले, काफी बातें व्हाइट बॉल की हो गई और ओडीआई और टी20 की भी हो गई, थोड़ी एक रेड बॉल की बात भी हो जाए कि युजवेंद्र चहल फिलहाल तो एक व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट माने जाते हैं इंडिया के लिए, लेकिन एक टेस्ट क्रिकेट खेलने की जो एक एस्पिरेशन है वो अब भी है आप में, या आप संतुष्ट है कि भाई अब फिलहाल व्हाइट बॉल का मेरा नहीं, जो रोल है वही ऑब्वियसली है, होगा? बहुत लोगों को पता है कि जितने मैं टोटल 8 मैच रणजी ट्रॉफी खेला हूँ अब तक, क्योंकि मैं पहले व्हाइट बॉल खेल रहा था, कंटिन्यू इंडिया के लिए खेल रहा था, लेकिन उस पीरियड में जितना भी मैंने 8 मैच जो खेले हैं, आई टुक समथिंग लाइक 46 विकेट्स। तो ऐसा नहीं है, मैंने 22-22 ओवर का स्पेल भी डाला है। जिस साल जिसमें मैंने इंग्लैंड सीरीज से 6 विकेट लिया था बेंगलोर में, उससे पहले मैं 6 मैचेस खेला था व्हाइट बॉल क्रिकेट एंड आई टुक 34 विकेट्स। बीच में मेरे को साइड स्ट्रेन हो गया था, क्योंकि बॉडी इतना यूज टू नहीं था खेलने का। काफी टाइम के बाद मैं 5-6 मैच लगातार खेला, फिर 5वें मैच में मेरे को इंजरी हुआ, लेकिन मैंने उसमें 22-22 ओवर का स्पेल भी डाला है। मैंने दिन में कम से कम 30 ओवर भी डाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली जो मेरे लिए एक है कि अगर मैं बोलूं यार एक टेस्ट प्लेयर है, कोई मुझे आके बोले यार टेस्ट प्लेयर है कंपेयर टू लाइक ओडीआई खेला है, वनडे, लेकिन जो एक वर्ड है ना टेस्ट प्लेयर, बिल्कुल, वो एक अलग हम है। ही ज्यादा बताते हैं, हम ही बड़ा करते हैं वो कि भाई ये तो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है, तो तो माना है, एक लेकिन वो क्रिकेट में भी ऑब्वियसली वो मैं रेफरेंस हो चाहता हूँ जाती है। मैं बिल्कुल जब भी करे, लेकिन एटलीस्ट मैं, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको पेशेंस चाहिए होती है। मैं इंडिया के लिए भी 2 दिन मैच खेला, तो वहां से मुझे लगा कि मुझे और थोड़ा सा करना है। पर मेरा ये कि मैं को जब भी मिले, क्योंकि अभी मेरे को जो लगता है कि आई वांट टू प्ले फॉर इंडिया अनदर 5-6 इयर्स, और जिस हिसाब से मेरा बॉडी है मैं कर सकता हूँ, और इतना लोग मुझसे कर चाहते भी हैं कि एटलीस्ट इतना खेले। तो वही चीज है कि उसमें अगर कभी मुझे चांस मिला, चाहे वो एक मैच खेलने का मिला, चाहे अगर मैं उस 15 में भी हुआ, तो आई एम हैप्पी, क्योंकि वो एक अलग फीलिंग है। बढ़िया। तो ये एक और चीज मैंने नोटिस की, जब भी आप अपने आंसर्स देते हो कि आपके आंकड़े बड़े पक्के होते हैं। अब ये मुझे पता नहीं कि आपके खुद के आंकड़े के बारे में है कि आप हर क्रिकेट की मतलब डेटा वगैरह आपके एकदम नहीं, वो रजिस्टर हो एक्चुअली जाती है क्या आप है कि तो? लोग आपको सोशल मीडिया पे टैग करते रहते हैं, वो चीज जो आपके अच्छा। फैंस वगैरह होते हैं वो चीज आपको करते रहते हैं टैग। और फिर ये भी चीज यूजी मेरे हर को हर मेरे किसी की बस की बात नहीं है ये सब ये याद रखने की, ये ये सब। चीज मेरे क्लोज है, क्योंकि वो मैंने किया है, क्योंकि रेड बॉल मैं बहुत कम खेला हूँ, लेकिन वो चीज मुझे पता है। जी। तो ये तो और आप तो पक्के चेस प्लेयर भी हो, तो आप तो वैसे भी एक इंटेलिजेंट आदमी तो हो ही, तो इसके ऐसे नहीं कि कोई मैं आपको कुछ कह दूं कि आप कल भूल जाए। तो इस तरह मैंने कहा आप तो कैमरा फ्रेंडली भी हो, आपके आंकड़े भी काफी पक्के हैं, और एक आप तो ऑलरेडी आप तो एक रेडी टू बी ब्रॉडकास्टर हो जब भी क्रिकेट खत्म हो जाए आपका। और मैं दुआ करें कि आपका क्रिकेट लंबा चले, लेकिन उसके बाद जब भी आपको पोस्ट रिटायरमेंट में एक जॉब लेनी हो, तो मेरे ख्याल से आप टॉप बिल्डिंग में आएंगे, स्पेशली एज ए हिंदी कॉमेंटेटर एनालिस्ट। ये कोई एस्पिरेशन कभी सोची है कि भाई क्रिकेट के बाद में क्या करूंगा? कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं नहीं, कि लाइक कोचिंग में चले जाएंगे। आई हैव नो प्रॉब्लम कि मैं एटलीस्ट थोड़ा मैं क्रिकेट से रहूंगा, कि मैं लेग स्पिन एक एकेडमी भी खोलूं, जहाँ पे सिर्फ लेग स्पिनर हो। अगर मुझे कोचिंग करने का मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे कोचिंग भी करूँ, चाहे किसी भी टीम के साथ जो भी है। लेकिन जो मेरे एक एक्सपीरियंस है, क्योंकि टचवुड वो गौर से जो मेरा मेंटल लेवल है, तो वही चीज अगर मैं किसी को, तो मुझे पता है कि वो कुछ इम्प्रूव करेगा ही करेगा। क्योंकि जितनी मैं क्रिकेट खेला हूँ, मेरा कोई बॉल इतना नहीं घूमता या कुछ नहीं होता। मैं आज तक जो खेला हूँ, मेरे मेंटल लेवल की वजह से ही खेला हूँ, जितना मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। और वो चीज मैं चाहूँ कि अगर वो चीज आगे जाके मैं यंगस्टर में शेयर करूँ, वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ। और आई थिंक अगर
100 में से किसी अगर 3 को भी वो हेल्प करता है तो आई थिंक आई एम हैप्पी। यूजली दैट्स द बेस्ट वे टू एंड इट एट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत मजा आया आपसे बात करने के लिए। हमने पहले सोचा कि एक भी 30-35 मिनट का होगा, लेकिन आपके साथ बात करते करते पता नहीं समय कैसे निकल गया, लेकिन क्या करें, लॉकडाउन में हम यही पसंद करेंगे कि टाइम ऐसे ही जाता रहे। थैंक यू वेरी मच यूजी। सीरियसली माय प्लेजर रौनक भाई, प्लीज स्टे सेफ एंड फैमिली को रिगार्ड भेजना। बिल्कुल, आपको भी। थैंक यू वेरी मच यूजी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू रौनक, सी यू।